हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक्सरसाइज 2 जो है, जिसके शीर्षक है 20 के दांत और जिनके राइटर हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। तो आइए हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, लेखक का नाम यानी शीर्षक आपका है 20 के दांत और जिनके राइटर कौन है, तो लेखक का नाम है नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा। तो लेखक का परिचय हम लोग जानते हैं, आइए देख लेते हैं। यही है आपके नलिनी बिलोचन शर्मा। आप फिगर देख लीजिए, पहचानने में आसानी होगा। चलिए, तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हम लोग सबसे पहले जन्म देखते हैं। जन्म इनका 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा के ये ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। कौन? तो नलिनी बिलोचन शर्मा, ये ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब है? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म होता है। तो देखिए, जन्म और मृत्यु इनका आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखिए, 1916 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? पटना के बदरघाट में। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 1961 ईस्वी में। बस इसको 16 को पलट दीजिए, है ना, 1916 को पलट दीजिए, 1961 हो जाएगा। ठीक है, तो 1961 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी स्कूल की जो पढ़ाई है पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया था। ठीक है, कह रहा है कि इनकी जो स्कूल की पढ़ाई थी वो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से क्या किया था? संस्कृत और हिंदी में MA किया था। प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं पर बात कर लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या है? तो दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, आगे है संत परंपरा और साहित्य इत्यादि। ये सब इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 20 के दांत के पाठ के सारांश। अब ये सारांश पर हम देखते हैं क्या इसके बारे में सारांश है, क्या ये कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 20 के दांत पाठ का सारांश हम लोग देख लेते हैं। पाठ परिचय, सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय देख लेते हैं कि क्या इसकी परिचय है। कहता प्रस्तुत कहानी 20 के दांत अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से संकलित है। इसमें मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों के उजागर किया गया है। मध्य वर्गीय अंतर विरोधों का उजागर किया गया है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। करा कि कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब वैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि एक तरफ अमीर जो है वो कौन है? अमीर है सेन साहब, और एक तरफ जो नौकरी पेशा है गिरधर लाल। तो किस प्रकार से इन दोनों के जो बीच जो है वो बताया गया है कि एक जो अमीर है सेन साहब वो किस प्रकार से लिंग भेद जैसे कुसंस्कार को छिपाए हुए हैं, और दूसरी ओर गिरधर लाल जो है, जो सेन साहब के यहाँ नौकरी करता है ना, किरानी पद पर वो नौकरी करता है, वो निम्न मध्य वर्गीय का जो है वो क्या करता है, यहाँ पे उनका वर्णन किया गया है। अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि जो ये नौकरी पेशा जो कौन है आपका, ये गिरधर लाल है, वो अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बचाए हुए है? बहुत सारी थोपी गई बंदिशों के बावजूद। कहता यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है।
कह रहा है कि किस प्रकार से ये जो कहानी है वो एक लिंग भेदभाव, है ना, और आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार से किस प्रकार से जो है बिगड़ जाता है बच्चा, उसकी यहाँ पे कुपरिणाम यानी प्यार दुलार से जो कुपरिणाम जो मिलता है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं, बात करते हैं सेन साहब का परिचय हम लोग देखते हैं। सेन साहब का हम लोग परिचय देते हैं। कहता है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब के अगर परिचय की बात करें तो सेन साहब कौन थे, तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। लड़कियां क्या थी? तो लड़कियां कठपुतलियां थी, है ना। सेन साहब ने हाल में एक नई मोटर कार खरीदी थी। करा कि सेन साहब के अगर परिचय की बात करें तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी और उनका एक लड़का था जो कि नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा था, है ना। वो उसका जो उद्भव तब हुआ था जब सेन साहब को, सेन दंपति को यानी पति पत्नी को कोई उम्मीद नहीं बची थी। ठीक है, कहता है कि लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां थी। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां थी। कहने का मतलब है कि जो उनकी बच्चियां थी उनको इस प्रकार से पालन पोषण किया गया था कि मानो कि वो क्या है? कठपुतलियां हैं। सेन साहब ने हाल ही में एक नई मोटर कार खरीदी थी। सेन साहब जो है एक मोटर कार खरीदे थे जिसका रंग काला था, जिसका नाम स्ट्रीमल इंड और जिसका कीमत 7,500 थी। यानी गाड़ी का नाम क्या था? स्ट्रीमल इंड था और जिसकी कीमत 7,500 थी। काली चमचमाती जो है ये कार थी। सेन साहब की तरफ से सख्त हिदायत थी कि उस कार पर एक धब्बा भी नहीं लगे। यानी जो काली चमचमाती ऐसी कार थी कि उसमें आप अपना चेहरा भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और सेन साहब की तरफ से बिल्कुल हिदायत दी गई थी कि उस पर जो है एक भी धब्बा नहीं लगना चाहिए। अगर धब्बा लग गया तो सोफर और जो है आपका क्लीनर की जो है सामत आ जाती थी, है ना। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर होता है। तो लिखा है कि चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा था। जो खोखा था यानी खोखा का मतलब जो उनका पुत्र था जिसका नाम था कासू, ये क्या था कि नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा था, आंखों का तारा था, यानी बहुत ही प्यारा था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? केवल खोखा से खतरा था। बाकी बच्चियां तो उनकी क्या थी? कठपुतलियां थी। उनको जिस प्रकार से समझाया गया था क्या करना है ये उनको बताया नहीं गया था, लेकिन क्या नहीं करना है ये उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन की घटना, एक दिन की क्या घटना होती है इसके बाद में चर्चा करते हैं। एक दिन मदन कौन है भाई? तो मदन जो है ये उनके यहां नौकरी करने वाले गिरधर लाल का बेटा है। एक दिन मदन नामक बालक ने, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर लाल नामक किरानी का पुत्र था। ठीक है, गिरधर लाल नामक किरानी का क्या था? पुत्र था। सेन की गाड़ी यानी सेन साहब की गाड़ी को छू देता है। एक दिन क्या करता है? जो मदन है जो कि गिरधर लाल का बेटा है, और गिरधर लाल कौन है? तो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक किरानी है। ठीक है, तो इसका जो बेटा है वो क्या करता है? वो गाड़ी को यानी कि काली चमचमाती इंड जो 7,500 में आई थी उस गाड़ी को छू देता है। उस अपराध के लिए सेन साहब का ड्राइवर यानी सोफर, जिसको हम बोलते हैं सोफर, मदन को धक्का देकर फटकार लगाता है। यानी जैसे ही मदन जो है कार को छूता है तो उसको उसकी जो सोफर होता है, ड्राइवर होता है, वो उसको धक्का देता है, मतलब ठेल देता है, और धकेलने के बाद उसको क्या करता है? डांट फटकार लगा देता है। इसके विपरीत खोखा गाड़ी को क्षति पहुंचाता है। यानी कि इसके विपरीत यदि कोई दूसरा व्यक्ति यानी खोखा यानी कासू, यदि कासू क्षति पहुंचाता है, फिर भी सेन साहब उसे पुचकारते हुए कहते हैं कि यह इंजीनियर होने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई दूसरा बच्चा अगर उसको छू देता है तो उसको धकेल दिया जाता है, उसको पीटा जाता है ड्राइवर के द्वारा, उसको जो है ठेल दिया जाता है ना। और यदि वही दूसरी ओर अगर उसको कासू यानी खोखा अगर छूता है या फिर कुछ बिगाड़ देता है तो उसके पिता सेन साहब के द्वारा कहा जाता है कि ये जो अगर तोड़ा है ना तो ये इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहा है ना। तोड़ने के बावजूद क्या बताया जाता है कि यह बच्चा जो है इंजीनियर बनने का प्रयास किया जाता है, इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहा है। मदन को दंडित करने के लिए उसके पिता को सेन साहब प्रेरित करते हैं। मदन जब उस कार को छू देता है तो मदन को दंडित करने के लिए, मदन को पीटने के लिए सेन साहब जो है उसके पिता को यानी कि गिरधर लाल को प्रेरित करते हैं कि अपने बेटा को क्या करो? समझाओ, है ना, बेटा को समझाओ।
चलिए क्या बोलते हैं, बेटा को समझाने के लिए कहते हैं, और वो क्या करता है, ये मदन क्या करता है कि सोफर से ही उलझ जाता है ना। जब ये सोफर धक्का देता है गाड़ी को छूने पर, कौन सी गाड़ी, स्टीमल इंड, जो कितने में आई थी, 7,500 में, कलर कौन सी थी, काली, उसको छू देने पर मदन को सोफर के द्वारा धक्का दे दिया जाता है, उसके घुटने में हल्की सी क्या जाती है, चोट आ जाती है। ये क्या करता है, मदन जो है ड्राइवर से उलझ जाता है, और इतने में जो है क्या, उलझने के बाद जो है अंदर सेन साहब बैठे हुए रहते हैं, और सेन साहब बाहर आते हैं, और बाहर आकर देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ड्राइवर से एक बच्चा उलझ रहा है। तो वो सेन साहब क्या करते हैं, उसकी माँ को हिदायत देते हैं कि अपने बच्चे को ले जाओ, है ना। वो उससे कहते हैं कैसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर और डाकू बनते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर उन्हीं का बेटा उसी समय क्या करता है कि उनके कार के जो आगे का जो शीशा होता है, पीछे का जो शीशा होता है, उसको क्या करता है, फोड़ देता है। तो फोड़ने के बाद जब फोड़ देता है तो सेन साहब उसके बारे में क्या कहते हैं कि ये जो है इंजीनियर बनने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कितना बड़ा भेदभाव है दूसरे के बच्चे और एक अमीर अपने बच्चे में। आइए आगे चलते हैं, दूसरे दिन की घटना की बात करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, एक दिन की घटना था कि गाड़ी छू दिया। दूसरे दिन की घटना, दूसरे दिन शाम को खोखा बंगले के बगल वाली गली में, यानी बगल के अहाते में, बगल की गली यानी अहाते बोलते हैं, मदन को खेलते हुए देखकर खेल में भाग लेना चाहा। यानी जो ये कासू जो था, यानी खोखा जो था, वो अपने बंगले के बगल वाली गली में, जहां पर मदन यानी कि मदन जैसे आवारा गर्द छोकरे जो खेला करते थे, वहां पे ये जो है कासू जा करके उसको खेलते हुए देख करके, और ये भी उस खेल में भाग लेना चाहा, भाग लेने की जो है वो उसमें खेलने के लिए चाहा। खोखा के शब्दों में अहंकार था, खोखा के शब्दों में क्या था, अहंकार था, बहुत रौब से बोला, है ना, बहुत रौब से ये बोलता है। खोखा के शब्दों में अहंकार था, इसलिए मदन ने उसे मंजूरी नहीं दी। खोखा के शब्दों में क्या था, अहंकार था। रौब से अगर कोई बोलेगा तो उसको आप खिलाइएगा, नहीं खिलाइएगा, तो ये जो है खोखा रौब से बोलता है ना, कि मुझे भी दो, मुझे भी लट्टू दो, ये लट्टू का खेल हो रहा था, मुझे भी लट्टू दो, मैं भी खेलेगा, इस प्रकार से रौब में बोलता है। तो मदन जो है उसे खेलने की मंजूरी नहीं देता है। अंततः खोखा एवं मदन में झगड़ा हो जाता है। जैसे ही खोखा को मना किया जाता है मदन द्वारा, तो मदन और खोखा में क्या होता है, जैसे ही मदन मना करता है, खोखा उसको एक थप्पड़ जो है वो जड़ देता है, और जैसे ही खोखा एक थप्पड़ जड़ता है, दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। मदन ने कासू की जमकर मरम्मत कर दी, और मदन जो क्या करता है, वो कासू की जमकर पिटाई कर देता है। पिता से पीटे जाने के डर से वह रात 8-9 बजे तक घर नहीं आया। यानी कि जब वो अपने पिता के मालिक के बेटा को जब पीट देता है, तो वो डर से, यानी कि डर तो था ही कि मालिक के बेटा को पीटे हैं भाई, तो वो अब क्या करेंगे, हमारे पिताजी पीटेंगे, और पहले से भी वो बहुत पिटाता था, तो इसलिए वो 8-9 बजे तक घर नहीं जाता है। भूख लगने पर चुपके से रात में घर में घुसा और रसोई तक पहुंचकर खाना खाया। रात में क्या करता, चुपके से घर पहुंचता है और रसोई तक जाकर के खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वह बगल के शयन कक्ष में, यानी जहां पर वो सोता था, शयन कक्ष से आने वाले आवाज को ध्यान से सुनने लगा। यानी कि जहां वो सोता था ना, वहां से कुछ आवाज आ रहा था, उसके माता पिता कुछ बातें कर रहे थे, उस आवाज को वो सुनने लगा। उसे पिता की बातचीत की आवाज सुनाई दी, उसे पिता की बातचीत की आवाज सुनाई देती है। उसके पिता ने माता जी को बताया कि साहब ने उसे नौकरी छोड़ देने को कहा है। यानी उसके पिताजी उसकी माताजी को बता रहे थे कि साहब ने, यानी सेन साहब ने उसे नौकरी छोड़ देने के लिए कहा है। साथ ही घर खाली करने का आदेश दिया है, और साथ ही क्या कहा है कि घर भी आप खाली कर दीजिए। मदन अपने काम की बात नहीं सुना, इसलिए वह सोने के लिए जाने लगा। यानी उसे लगा कि ये हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, और वो क्या करता, सोने के लिए जाने लगता है। रास्ते में वह एक लोटे से टकरा गया। रास्ते में वो क्या करता है, एक लोटे से टकरा जाता है, और उसकी आवाज सुनकर गिरधर यानी उसके पिता बाहर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसके पिता बाहर आ जाते हैं। मदन डर जाता है कि आज की मार और दिनों से भी बुरी होगी। वो हमेशा तो पिटाता ही रहता था, उस दिन भी पिटाया था जब कार को छू दिया था, और आज तो उसने अपने मालिक के बेटा को ही क्या कर दिया, पीट दिया, है ना। और पीटने के साथ साथ उसके जो है 2 दांत भी तोड़ देते हैं। तो उसने सोचा कि अब तो हमें बुरी तरह मार लगेगी। वह अक्सर अपने पिता के हाथों पिटाता था, मगर आज उसके पिता ने लपककर उसे हाथों से उठा लिया। क्या कर लिया, उठा लिया। पीटने के बजाय उसे उठा करके और इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। यानी पीटने के बजाय जो है उसे गले से लगा लेते हैं, और गले से लगा करके वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उससे पहले कभी उसे नहीं किए थे।
उसके पिता उससे उल्लास के साथ कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 करके हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया, है ना। ये जो है इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच की जो है एक तुलना करके इस कहानी में बताया गया है। आगे कहता है, यह है विष के दांत की कहानी, जिसके माध्यम से कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार पर व्यंग किया है। यानी कि कहा है कि विष के दांत की कहानी, जिसके माध्यम से कहानीकार अमीरों की तथाकथित प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार पर व्यंग कसा है। व्यंग का मतलब होता है ताना, यानी कि ताना कसना, ठीक है। तो ये आपका कहानी का सारांश है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। सभी प्रश्न उत्तर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, आप इसे ध्यान से देखें। बहुत ही आसान शब्दों में अपनी भाषा में लिखा गया है, ध्यान से इसे देखेंगे। पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत शीर्षक यानी विष के दांत कहानी शीर्षक जो है उसकी सार्थकता आपको स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। कहता है, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। विष के दांत जो शीर्षक है वो महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के दो दांत टूट जाते हैं। मदन द्वारा पीटे जाने पर, यानी कि मदन जब लट्टू के खेल में जब क्या कर रहा था, झगड़ा किया कि मैं भी खेलेगा, इस प्रकार से रौब से जब बोलता है और मदन द्वारा इनकार किए जाने पर कासू उसे मार देता है, तो इसके बीच में जो झगड़ा होता है उसमें क्या होता है कि कासू का दो दांत टूट जाते हैं। तो मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के दो जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। जो दांत टूट जाता है ना, वो कहता है कि अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। चेतावनी और क्या, सशक्त विद्रोह है। इस कहानी का लक्ष्य है, सशक्त विद्रोह है, यही इस कहानी का क्या है, लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विष के दांत जो है इस कहानी का क्या है, बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। यानी कि जिस प्रकार से वह अमीर होते हुए, अमीर यानी कि उसका जो मालिक का बेटा था वो काफ़ी अमीर था, उसके यहाँ वो नौकर था, लेकिन जब मदन को कासू द्वारा पीटा गया फिर भी वो ऊंच नीच यानी कि ऊंच नीच के भेदभाव को न देख करके और अपने हक के लिए वो क्या किया, लड़ाई किया और उसे जो है दो दांत क्या करता है, तोड़ भी देता है। तो कहता उत्साह, ओज और आग का परिचय देता है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों, यानी कि गरीब गिरधर लाल, गरीब का ये नेतृत्व कर रहा है, तो गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है ना। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश क्या है, मार्मिक बन पड़ा है, ठीक है, करुणामयी बन पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किया जा रहा लिंग भेद आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में क्या करना है, वर्णन करना। आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है कि किस प्रकार से लिंग भेद हो रहा था, बेटा बेटी में किस प्रकार से वहां पे डिफरेंस चल रहा था, अंतर चल रहा था। आइए बात करते हैं सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद जैसे कुसंस्कार का सहारा लिया जा रहा था। किस प्रकार का, लिंग भेद जैसे कुसंस्कार का सहारा लिया जाता है। मिस्टर और मिसेज यानी कि सेन साहब और उसकी पत्नी, सेन दंपति बोल सकते हैं, कि 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियों के बाद उनका एक पुत्र होता है। सेन साहब के परिवार में लड़कियों एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। यानी कि 5 लड़कियां और उसके बाद नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा एक कासू होता है। और सेन साहब के परिवार में लड़कियों एवं लड़कों के पालन पोषण में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी। यानी लड़कियों के लिए एक ही घर में अलग नियम और शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थे। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा था, लिंग भेद आधारित भेदभाव सेन दंपति के घर में चल रहा था। ठीक है, ये आपको अपने शब्दों में बताना है किस प्रकार से चल रहा था। तो लिंग भेद आधारित कुसंस्कार चल रहा था, लड़का के लिए अलग शिक्षा और लड़की के लिए अलग शिक्षा, लड़का के लिए अलग नियम था, लड़की के लिए अलग नियम था। ठीक है, आगे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था। आपको बताना है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। आइए देखते हैं। कहता खोखा सेन दंपति की नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा जो है वो सेन दंपति की नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था, यानी कि खोखा का आविर्भाव का मतलब जन्म तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद सेन दंपति को बाकी न रह गई थी। यानी कि उसके जन्म की कोई उम्मीद इन दोनों को नहीं रह गई थी, सेन दंपति को नहीं रह गई थी, तब जाकर के उसका जन्म हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जब 5 बेटी पर इसका जन्म हुआ, और वो भी तब जन्म हुआ जब इसका कोई उम्मीद नहीं रह गया था, तो जाहिर सी बात है प्यार तो मरना बनता है भाई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, यानी जीवन के तो नियम का अपवाद था ही, क्योंकि वो उसका जन्म भी तब हुआ जब उसका कोई उम्मीद नहीं था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी खोखा जीवन के नियम का तो अपवाद था ही, लेकिन वह घर के भी नियम का अपवाद था। यानी कि सारे रूल, जो भी रूल बनाए जाते थे वो लड़कियों के लिए अलग और इसके लिए रूल अलग था, तो उसके लिए भी क्या था, अपवाद था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा तय की थी। आइए उत्तर देखते हैं। सेन दंपति खोखा में बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावना देखते थे। या तो वो कहते थे बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। इसलिए उसे ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से दी जा रही थी कि ताकि वो इंजीनियर बन सके। खोखा 5 साल का हो रहा था, पर उसे किसी किंडरगार्टन स्कूल में भेजने के बजाय उसे घर पर ही किसी बढ़ई मिस्त्री के साथ 2-1 घंटे के लिए रहना अनिवार्य कर दिया गया। कहता है कि सेन दंपति खोखा में बिजनेसमैन या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं और संभावना देखते हैं, और इसलिए ट्रेनिंग भी उसे उसी प्रकार से दिया जाता है। जब खोखा 5 साल का हो गया तो उसे किंडरगार्टन स्कूल यानी कोई खेल यानी प्ले स्कूल में कहीं पर भेजने के बजाय उसे क्या किया जाता है, उसे घर में ही 1-2 घंटे बढ़ाई के साथ उसके जो हथौड़े ये सब होता है उसको मतलब उसके साथ रहने के लिए अनिवार्य कर देता है कि जब तक ये कुछ करेगा ना तो इसकी अंगुलियां क्या हो जाएगी, अभी से ही उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। अनिवार्य कर दिया था ताकि बढ़ई मिस्त्री के साथ वह भी कुछ ठोक पीट किया करे। सेन साहब को विश्वास था कि इस 5 वर्षीय खोखा की उंगलियां औजारों से परिचित हो जाएगी, यानी हथौड़ी हो गया, जो भी उसका छेनी वगैरह रहता है उससे क्या हो जाएगा, अभी से ही 5 साल से इसका क्या हो जाएगा, परिचित हो जाएगा, तो आगे चल करके और भी अच्छे से काम ये करेगा। इससे उसे इंजीनियर बनने में मदद मिलेगी, और ऐसा मानना था कि इस प्रकार से उसे इंजीनियर बनने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न था कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, और उन संभावनाओं के लिए कैसी शिक्षा तय की, उन संभावनाओं के लिए कैसी शिक्षा तय की। तो कैसी शिक्षा तय की, घर में ही मिस्त्री को बुलवा लिए और मिस्त्री को बुलवा करके और मिस्त्री के साथ ठोक पीट पर लगा दिए, ताकि उसकी उंगलियां जो है अभी से ही उसमें काम करने लग जाए और उसकी आगे चल करके और भी अच्छे प्रकार से ये काम करने लगे, है ना। इंजीनियर बनने में उसको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा, ऐसा इनका मानना था। किसको, सेन दंपति को। चलिए दोस्तों, आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट पार्ट में हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को, आपको पता है क्या करना है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको पूरे सब्जेक्ट इस पर मिलने वाले हैं। अभी आपको केवल हिंदी करवाया जा रहा है, फिर आपको 2-2 क्लास इस पर मिलेंगे। ठीक है, इस पर एक मैथ का चलेगा और एक तरफ चलेगा हिंदी, या फिर और हिंदी जब हो जाएगा तो आपको साइंस लेकर के चलेंगे, है ना। तो दूसरी एक तरफ मैथ आपको चलते रहेगा और एक तरफ दूसरा सब्जेक्ट आपको ये बदलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।